अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, कल रात को मैंने अपने चैनल पे एक लाइव सेशन किया था अहमद अली ख़ान के साथ। उसमें मियां नवाज़ शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कश्मीर के हवाले से, उसका हमने डिटेल पोस्टमार्टम किया। जो बहकी बहकी बातें मियां साहब करके गए हैं उसमें, मतलब कितना नाबल्द और नावाकिफ़ आदमी है या कितना बड़ा ये अदाकार है, वो आप मेरे लाइव सेशन पे जाकर के देख सकते हैं। उस हवाले से इस वीलॉग में बात नहीं करूँगा कि जो व्यूवर्स डेली देखते हैं उनके लिए बातें रिपीट हो जाती हैं। आज कुछ अहम चीज़ें मैंने अपने पास लिख करके रखी हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी तकरीर इस वक्त लोगों को बहुत हैरान कर रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस वीलॉग के अगले हिस्से में आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से पिटिशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में परसों, यानी कि आज 17 गुजर चुकी, पाकिस्तान में 16 गुजर चुकी है, कल 17 और परसों 18 को सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच उसके ऊपर फैसला सुनाएगा और ऐन मुमकिन है कि वो फैसला मुलाकात के हक़ में आ जाए। सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त बनू की तरफ रवाना है। स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से राना सनाउल्लाह टीवी पे बयान दे रहे हैं कि जनाब, तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज करने का हक़ ही नहीं है 9 मई के बाद। हुकूमत इनको रोकने की तैयारी करेगी, इस्टेब्लिशमेंट की कांपें टांग रही हैं। दूसरी जानब सूबों को लेकर के, नई तरमीम को लेकर के हुकूमती हलकों में और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो दरारें हैं वो टीवी की स्क्रीनों के ऊपर अब और तजिया निगारों के मुँह से सुनाई देने लगी हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर जो सोशल मीडिया पे लोगों की बहस का जरिया बन रही है वो ये है कि तमगा इम्तियाज़ और निशाने इम्तियाज़ की लिस्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान में ये बड़ा ज़रूरी है आपको समझना कि पाकिस्तान इस वक्त किन लोगों के हाथ में है, पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, पाकिस्तान के इक़दार के साथ किस तरह से खेला जा रहा है, पाकिस्तान की वो बेसिक जड़ों को किस तरह से खोखला किया जा रहा है। ये जो निज़ाम बैठा हुआ है ये किसी सूरत ये अवामी निज़ाम नहीं है, ये एक मस्खरों का निज़ाम है। अब तमगा इम्तियाज़ जो है ये गालबन 4th बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये पाकिस्तान की अवाम की जानिब से किसी भी ऐसे शख्स को दिया जाता है, याद रखिएगा, अवाम की जानिब से। इस अवार्ड का मालिक शहबाज शरीफ नहीं है, इस अवार्ड का मालिक फील्ड मार्शल नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी को दे। ये अवाम की मुंतखब हुकूमत ये अलाउ करती है किसी को देना, अप्रूव करती है किसी का नाम। यानी कि मेरी और आपकी मर्ज़ी से हम किसी ऐसे शख्स को ये अवार्ड देते हैं जो ये डिज़र्व करता है, जिसने पाकिस्तानियों की खिदमत की है या दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है या मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अब जहन में आप इमेज बना लें इसका कि ईदी साहब जैसी एक शख्सियत हो जिसने पाकिस्तान की खिदमत की है, इमरान खान जैसा कोई शख्स हो जिसने दुनिया भर में हमारा नाम रोशन किया हो। इस तरह के बहुत सारे सिविलियन अपनी फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के बच्चे बोर्ड टॉप करते हैं, बहुत बड़े नंबरों से दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्कॉलरशिप्स लेते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्रामों के अंदर अपना मुल्क का नाम रोशन करते हैं। किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट की हो, किसी ने किसी AI कंपनी के अंदर अपना बड़ा नाम रोशन किया हो, खेल के मैदानों में किसी ने नाम रोशन किया हो, अरशद जैसा नेज़ाबाजी, इस तरह के लोगों का जिनकी वजह से मैं और आप फ़ख्र महसूस करें, ऐसे लोगों को दिया जाता है ये निशाने इम्तियाज़ या तमगा इम्तियाज़। अब ये हुकूमत क्या कर रही है, इन्होंने ये शफकत अली नाम के बंदे को दे दिया। ज़रा ये बंदा देखें आप। My big beautiful people of United States of America. Today I'm going to tell you something really important because bad guys, the CNN guys, they have been asking stupid questions, silly questions. मतलब अब मैं और आप, हम 26 करोड़ पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इस आदमी ने पाकिस्तानियों का नाम दुनिया में रोशन किया है। हम पाकिस्तानियों के ऊपर इस शख्स का एहसान है, लिहाजा हम इसे अवार्ड देना चाहते हैं। ये आपका इस वक्त मुल्क चलाया जा रहा है, इस आदमी को अवार्ड दिया जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये इस जबर के निज़ाम के साथ खड़े लोग हैं। ये वो लोग हैं जो हुकूमत के गोबर को गाजर का हलवा ना सिर्फ बताते हैं बल्कि उंगली से चख कर बताते हैं कि मुतमईन होकर कि नहीं ये गाजर का हलवा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इस आदमी के ट्वीट में एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखता हूं। ये शख्स क्या लिखता है कि 460 रुपये जब पेट्रोल की प्राइस हुई तो ये लिख रहा है कि अमेरिका में पेट्रोल जो है वो $8 का बिक रहा है, लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर महंगा हो चुका है, आप परेशान ना हो। इसके ऊपर मैंने इसको डिटेल जवाब लिखा था कि जिस वक्त इसने ये ट्वीट किया था वो डेट निकाल करके आप रिसर्च कर लें कि पूरे अमेरिका में कहीं पर भी $8 का पेट्रोल नहीं था बिक रहा, लेकिन इस आदमी को ये लगा था कि ये बिक रहा है। इस तरह के झूठ घड़ते हैं ये इस जैली हुकूमत की, इस नाइंसाफ़ी और जुल्म के साथ खड़े होने वाले लोग। अब ताहिर अशरफी साहब हैं अगला इस लिस्ट के अंदर बंदा। अब आप अंदाज़ा लगाएं, वो जो उसको अरबियों ने बिठाया हुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो मुल्क रेसी है ना, जो उलमाए सू जिन्हें कहा जाता है, जेली नकली दरबारी मुल्ला, ये उनका फील्ड मार्शल है। ये उनका फील्ड मार्शल है। हुकूमत इसको एक सीट देती है, अरबियों का इसके सर के ऊपर हाथ होता है, उनसे चंदा वंदा लेता है। इमरान खान आए तो ये उसके कसीदे पढ़ने लगता है, फील्ड मार्शल आ जाए तो ये उसके कसीदे पढ़ने लगता है। कल अगर अल्लाह ना करे इस मुल्क के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया तो ये जाकर के उसके साथ भी खड़ा हो जाएगा, उसके भी कसीदे पढ़ेगा। उसकी वो गोगी अपने जोगी वाला हिसाब है, इसके लिए इसका पेट ही सब कुछ है।
یہ اپنے پیٹ کی خاطر رل رہا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ لوگوں سے گالیاں سن رہا ہوتا ہے, کسی محفل میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے, صحافی سامنے آ جائے بھاگ جاتا ہے. لیکن یہ ذلت بری زندگی یہ شخص گزار رہا ہے پاکستان میں, اور اس کو یہ ایوارڈ دینا چاہتے ہیں. اب اگلا اگر آپ دیکھیں گے اس میں تو عمار مسعود نام کی ایک توپ ہے, مطلب کہ وہ آدمی دکھتا توپ جیسا ہے. اس کے والد صاحب جو ہیں وہ اچھی شاعری کر لیتے تھے, تو اس کی وجہ سے اس کا بھی نام ہو گیا, ساتھ جاتے تھے, کھڑے ہوتے تھے. اب ان موصوف کی کیا قابلیت ہے, انہوں نے پاکستان پہ کیا احسان کیا ہے, میری اور آپ کی زندگیوں کو ان سے کیا فائدہ ہوا ہے, پاکستان کا کون سے براعظم کے اندر انہوں نے نام روشن کیا ہے کہ ان کو بھی تمغہ امتیاز دیا جا رہا ہے. اب ان کو کس لیے دیا جا رہا ہے, آپ کو ایک ایگزامپل ان کی میں سمجھا دیتا ہوں کہ عمران خان کے دور میں یہ ٹویٹ کرتے تھے روزانہ آ کر کے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی. ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ 6,950 روپے کی میں نے ٹنکی فل کروائی ہے. اب میں نے جس ڈیٹ کو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اس ڈیٹ کی میں نے نکال دی پیٹرول کی پرائس, کیا پرائس تھی, اس حساب سے میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا, پتہ چل گیا کہ اتنے لیٹر کی ان کی ٹینکی ہے تو اتنے پیسوں میں یہ فل ہوتی ہے. اب جناب جس دن میں نے ان کو ریٹویٹ کیا اس دن میں نے اس وقت کی پرائس جو ہے اس کو ملٹیپلائی کر کے تو ان کی ٹینکی کا حساب نکالا تو 21,886 روپے کا یہ پیٹرول ڈال رہا ہے اس وقت جب میں ٹویٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد خیر یہ توپ مجھے بلاک کر گئی. میں نے ان کو لکھا کہ جناب اب یہ 21,886 کا پیٹرول ڈال رہا ہے, لیکن اب اس کو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اب پیٹرول کے پیسے اس کو میاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ذاتی مفاد ہیں, پیسے پکڑتے ہیں یہ اور آ کر کے توتیوں کی طرح اس جیلی سرکار کے محافظ بن جاتے ہیں. ان صاحب کو بھی انہوں نے تمغہ امتیاز جو ہے اس سے نواز دیا ہوا ہے. آگے ایک صالح ظفر نام کا ایک بندہ ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ کریکٹر ہے. کل ٹی وی کے اوپر اس کا ایک تماشا لگا ہوا تھا کہ خاتون صحافی سے پوچھ رہی تھی کہ بات سنیں, آپ نے تو وہ خبر بھی دی تھی جب مشرف آئے تھے, آپ نے کہا تھا وزیر اعظم ہاؤس سے جنسی استعمال کے جو اشیاء ہوتی ہیں, جو اجزاء ہوتے ہیں, وہ کھلونے ٹائپ کے سیکشول جو ٹوائز ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس سے ملے ہیں, یعنی کہ میاں صاحب ان کا استعمال کرتے تھے. یہ ان کی خبر تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے میاں صاحب کے دور میں یہ خبر دی تھی. تو یہ آدمی کل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ اگر میں نے وہ خبر دی تھی تو میں آج بھی اس کے اوپر قائم ہوں, لہٰذا یہ حکومت مجھے اس خبر کی پاداش میں آج تمغہ امتیاز ہے. مطلب یہ اتنے جاہل قسم کے لوگ ہیں, کیونکہ کوئی عقل مند آدمی, کوئی پڑھا لکھا آدمی, کوئی آنریبل انسان اس حکومت کے ساتھ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, ان کا دفاع تو کر ہی نہیں سکتا. صالح ظفر جیسے لوگ ہی ہوں گے جو مطلب کے وقت انہی اسٹیبلشمنٹ کی کھڑکیوں سے سنتے ہیں خبر اور پھر مخالف کے خلاف اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتے ہیں. اس وقت اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے خلاف تھی, تو اس صالح ظفر نے کسی اسٹیبلشی کھڑکی سے یہ خبر نکالی کہ وزیر اعظم ہاؤس سے سیکشل ٹوائز ملے ہیں, اس نے یہ خبر دے دی. آج جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے, نون لیگ کے ساتھ ہے, تو آج یہ خبر دے رہا ہے کہ جیل کے اندر ایک مشکتی نے عمران خان کو جمائمہ کی منگنی کی خبر دے دی اور عمران خان کی طبیعت خراب ہو گئی. مطلب اس خبر کے اندر کیا حقیقت, کیا سچائی ہے؟ اس کو کسی بولا ہوگا, کسی صوبیدار نے جا کر کے بولی یہ خبر دے دے, تو اس نے یہ خبر دی. اس طرح کی خبریں روزانہ پی ٹی آئی کے خلاف یہ گھڑ رہا ہوتا ہے, لہٰذا یہ حکومت اس آدمی کو بھی تمغہ امتیاز دینا چاہتی ہے. بہرحال ان تمغوں کی لسٹ میں اور بہت سارے نام تھے. ہر سال یہ اپنے پالتوؤں کو بھگتا رہے ہوتے ہیں. پچھلے سال انہوں نے غریدہ کو بلایا, اس کو بھی تمغہ شمغہ دیا. اس سال وہ ایک اور ہے ان کے اندر عادل شاہ زیب نام کا آدمی جو ایک مغوی کا انٹرویو کر رہا تھا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے, مطلب 2 مہینے سے بندہ غائب, کسی تہخانے والے سیلوں کے اندر رکھا ہوا تشدد زدہ شخص ایک دم برآمد ہوتا ہے, تو کہاں پر شاہ زیب, اس عادل شاہ زیب کی ٹیبل کے سامنے. یہ اس طرح کے آدمی, یہ اتنے آنریبل جرنلسٹ ہیں, آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ اگر یہ صحافی ہے تو سب سے پہلے تو اسے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ بندے کے بارے میں تو روز رات کو میں خبر دے رہا ہوتا ہوں کہ یہ غائب ہے, یہ کہاں تھا, لانے والے کون ہیں, ان کا نام بتائے. نہیں, ایک مغوی لا کے سامنے بٹھایا جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کہاں تھے, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, آپ کو کیوں غیر قانونی طور پہ حبس بجا میں رکھا ہوا تھا, یہ سوال نہیں پوچھتا. یہ پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی پی ٹی آئی چھوڑتے ہو کہ نہیں. اس طرح کے صحافیوں کو آج یہ حکومت جو ہے وہ تمغہ امتیاز دے رہی ہے. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی ایک تقریر سنی, سوشل میڈیا پہ لوگ بہت حیران ہو رہے ہیں. جسٹس ڈوگر کیا فرماتے ہیں اس تقریر میں, ذرا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیے آپ. اب اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے, ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے, یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اس ملک کو فتنے سے, فساد سے, انتشار سے اور نفرت کی سیاست سے ہم لوگوں نے اس کو دور رکھنا ہے اور ہمیں ایک امن کا نمائندہ بنا کر دنیا میں اجاگر کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے, اس کی بڑی رحم دلی ہے. ادروائز اس سے پہلے کسی زمانے میں پاکستان کا اس طرح سے کوئی نام نہیں تھا, ممتاز حیثیت نہیں تھی. یہ ممتاز حیثیت ہمیں پچھلے دنوں ہمارے ڈپلومیٹک جو رویے اور جو کاوشیں جو ہمارے جو ان لوگوں نے جو ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے کی, ان کی وجہ سے پاکستان اس وقت ممتاز حیثیت رکھتا ہے. اب یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں جناب, یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ ملک ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے. مطلب سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی آپ کو کس نے ڈال دی ہے کہ اللہ نے یہ ملک آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے. آپ ریاست کے ملازم ہیں, آپ ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, 2 لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں, اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں, آپ ان کے بیچ میں انصاف کا فیصلہ سنائیں.
आपके हाथों में ये मुल्क कैसे आ गया, ये किसने आपको बता दिया? मतलब इनकी पूरी तकरीर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये जज हैं, किसी इनकी बात से नहीं लगा। ऐसा लगा था तारड़ जो है हुकूमती नुमाइंदा, हुकूमती फ्रंट मैन, हुकूमती स्पोक पर्सन बात कर रहा है, और वो भी टेबल के ऊपर लिखी हुई किसी जर्नल की तरफ से भेजी गई तकरीर कर रहा है। मतलब ये एक जज का क्या काम है ये बताने के लिए कि मुल्क की मुमताज़ हैसियत है और मुल्क में क्या होगा और क्या नहीं होगा, कौन सी सियासत होगी और कौन सी सियासत नहीं होगी। वही बयानिया जो अता तारड़ का है, वही बयानिया जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का है कि इस मुल्क को फितने, फसाद और इंतशार और नफरत की सियासत से बचाना है। कहाँ है नफरत की सियासत इस मुल्क के अंदर? फितना फसाद कहाँ है? ये बोलो ना कि इस मुल्क को बलूचिस्तान में होने वाले धमाकों से बचाना है। वहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे रोज माएँ अपने बच्चों को दफन कर रही हैं, ज़मीनों के अंदर जनाजे उठा रही हैं। ये बात करो ना, ये बात करो। सड़कों पे हज़ारों की तादाद में औरतें बैठी हुई हैं अपने लापता भाइयों और बेटों का पता पूछने के लिए। हमने उन लापता अफराद को रिकवर करवाना है, ये बात बोलो ना। कहो ना वज़ीरिस्तान में होने वाले हमलों को हमने रोकना है। इन्होंने क्या करना है? ये जज साहब हैं, इन्होंने लोगों को इंसाफ दिलाना है, लेकिन इन्होंने क्या करना है? इन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार और नफरत की सियासत को ख़त्म करना है। क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो आप? वज़ीर आज़म बन करके आओगे, सियासी जमात आप बना रहे हो, मतलब इस तरह की बात। लेकिन हकीकत क्या है इनकी? ये बहुत अहम है पाकिस्तानियों के लिए जानना। असल हकीकत कि एक जज जब पोडियम के ऊपर आता है, स्टेज के ऊपर आता है, उसे बात करनी चाहिए अपने इदारे के हवाले से। हकीकत यह है कि 143 ममालिक में से 130वें नंबर पर हैं ये मौसूफ इंसाफ के अंदर। इन्होंने उसको ठीक नहीं करना। इन्होंने मुल्क से अच्छी सियासत इन्होंने मुल्क में अंदर लेकर के आनी है, इंतशार की सियासत को ख़त्म करना है। इंतशारी तहरीक इंसाफ को कहते हैं ना, अपना हक मांगते हैं वो कहते हैं कि भाई हम जीते हैं, हमें इक़्तिदार दो। ये 17 सीटों वालों को कैसे बिठा दिया आपने? सड़क पे आते हैं, उनको गोलियां मारते हैं, फिर ये कहते हैं इंतशारी है। ये वो वाली बात थी। दुनिया के अंदर 143 ममालिक की लिस्ट में से, इंसाफ करने वाले ममालिक में से 130वें नंबर के ऊपर है ये। 22 लाख केसेस इनके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं इनकी अदालतों में। 22 लाख केसेस, पता नहीं वो 2074 में सुने जाएंगे 22 लाख केसेस। आप अंदाजा लगाएं इस हकीकत का। इनकी हालत देखें आप। अब अगर इस लिस्ट को मजीद आपके सामने में पढ़ूं तो ऑर्डर एंड सिक्योरिटी के अंदर आखिरी नंबर पर है पाकिस्तान। सिविल जस्टिस के अंदर 143 वाली लिस्ट में 129वें नंबर पर खड़ा है पाकिस्तान। फंडामेंटल राइट्स के हवाले से पाकिस्तान का 143 में से 128वां नंबर है। ऑप्शंस ऑफ करप्शन के अंदर पाकिस्तान 123वें नंबर के ऊपर खड़ा है। और जज साहब आकर के क्या कहते हैं, पाकिस्तान के हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस, कि हमने इस मुल्क से इंतशार की सियासत को ख़त्म करना है। लेकिन दुनिया इनको ग्लोबली किस तरह देखती है इंसाफ में, ये कहीं पे 124वें नंबर पे हैं, किसी शिक के अंदर ये 129वें नंबर पे हैं, इंसाफ में ये 130वें नंबर के ऊपर खड़े हैं। और ग्राउंड रियलिटीज़ आपकी क्या हैं कि ऑर्डर लिख करके आप भेजते हैं और एक जेलर उठा करके आपके ऑर्डर को ऐसे बत्ती बना करके ना डस्टबिन के अंदर फेंक देता है। आप लिख करके हुक्म देते हैं कागज़ के ऊपर कि ये काम करो, और जेलर उसको पकड़ के यूं करता है और ऐसे फेंक देता है। ये अदालतों की आपके मुल्क के अंदर हालत है। सीसीडी लाहौर की सड़कों पे, पंजाब की गलियों चौराहों में लोगों को बंदूक की नाली के ऊपर इंसाफ दे रही है, डा गोलियां मार रही होती है। और ये मौसूफ आकर के हमें बता रहे हैं कि मुल्क से इंतशार की सियासत को ख़त्म करना है। पाकिस्तान की मुमताज़ हैसियत हो चुकी है दुनिया के अंदर इस वक्त। मतलब आप हुकूमती नुमाइंदे हैं। इतना अजीब है ये, कितना अजीब है ये। भुट्टो के मरने के 45 साल बाद अदालत को पता चला कि वो बेगुनाह था, उसको गलत फांसी हुई है। 45 साल बाद एक शख्स के मरने के। कितनी गुलाम है इस मुल्क की अदालतें, आप अंदाजा लगाएं। चलें, जिसने भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई वो बिका हुआ होगा, गलत होगा, गद्दार होगा, लेकिन उससे साल बाद दूसरा आया होगा, उसे तो कहना चाहिए था ना कि ये क्या किया भाई। 45 साल के बाद जाकर के इनको लगा कि भुट्टो को फांसी गलत हुई थी। अब अगर मैं आपके सामने इन अदालतों की हालत पढ़ना शुरू कर दूं, 1 घंटे का वीलॉग हो जाए। ये मजहर हुसैन के मरने के 2 साल बाद अदालत को पता चला कि वो बेगुनाह था, उसे अदालत ने बरी किया। 2 साल पहले वो मर गया बेचारा। इफ्तिखार अहमद के मरने के 4 साल बाद उसको बरी किया गया। अस्मा नवाब ने 16 साल सजा काटी जेल के अंदर, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट को पता चला ये तो बेगुनाह थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी किया। मुल्जिम की अपील आपके पास पहुंचने से पहले बेचारा मुल्जिम मर जाता है, पिटिशन उसकी आपके पास पहुंचने से। ये लिस्ट देखें जाकर के आप पाकिस्तान के डाटा के ऊपर। ये मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद बूटा, सैफुल्लाह, फलाह, शेर मोहम्मद, रमजान और सो ऑन, लिस्ट भरी हुई है। ये तमाम वो लोग, उन लोगों के नाम मैं आपके सामने ले रहा हूं कि जिनकी पिटिशन जज के पास पहुंची, पिटिशन दायर करने वाला बेचारा पहले ही मर चुका था। ये आपका अदालती निज़ाम है, ये आपका इंसाफ देने का सिस्टम है। और आप आकर के पोडियम पे खड़े होकर के लोगों को बता रहे हैं कि हमने नफरत की सियासत को मुल्क से ख़त्म करना है। जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, जिस चीज़ की आप तनख्वाह लेते हैं, वहाँ तो आपका ये हाल है। और पूरा मुल्क इस वक्त इसी बयानिए के साथ चलाया जा रहा है। जो लोग अहले मनसब इस मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं, जो भी शख्स आपको इस मुल्क में इस वक्त बेनिफिशरी नज़र आ रहा है, वो सब का सब एक ही राग अलाप रहा है।
पता नहीं कौन से टाइप राइटर से लिख करके इनके सामने चीज़ें रखी जाती हैं, चाहे वो पुलिस का आईजी हो, चाहे वो जज हो, चाहे कोई भी हो, वो सब यही कह रहे हैं मुमताज़ हो गया पाकिस्तान, नाम हो गया हमारा रोशन, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा नाम ले लिया, दुनिया में हम सुरखरू हो गए, नफरत और इंतशार की सियासत को ख़त्म करना है, गद्दारी को मुल्क से ख़त्म करना है, 9 मई पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानिया हो गया। यही एक बयानिया है, और ये गिने चुने लोग हैं, आवाम के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये गिने चुने लोग हैं जो इस मुल्क के बेनिफिशरीज हैं, जिनको सीटें दी हुई हैं, जिनके पास वो काबिलियत नहीं थी कि उन्हें उस सीट के ऊपर बिठाया जाता, लेकिन बदले में खिदमात लेने के उन्हें ये सीटें दी गई, और इस वक्त वो इसी तरह का बयानिया लोगों के सामने रख रहे हैं। इंटरेस्टिंग अपडेट इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में मजीद मेरे पास लिखी हुई हैं, काफ़ी लंबा हो गया वीलॉग, अगले वीलॉग में आपके साथ फिर शामिल करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।